हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्ज़ाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत है। कल परीक्षा मेरे विद्यालय पर होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। मैं आज उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जो प्रश्न आते हैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में जो छोटे छोटे जन थे मिलकर जनपद बन गए। जैसे उदाहरण तौर पे पुरु और भरत मिलकर कुरु बने, अक्तुवर्ष और कृमि मिलकर पंचाल बने। अब आता है पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब आता है सभा और समिति, जो राजा का नियंत्रण रखती थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 पुत्रियां हो गई, उसका महत्व कम हो गया। सबसे पुरानी संस्था विदत थी उत्तर वैदिक काल में, यह समाप्त हो गई। पूछता है प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था समाप्त हुई? तो विदत समाप्त हुई। उसके बाद आता है राजा, पहला राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है और उसे मृत्यु लोक का देवता माना गया है। प्रश्न पूछता है परीक्षित किसके देवता है? तो मृत्यु लोक के देवता है। फिर आता है कि कहाँ का राजा अश्वपति था, जो दार्शनिक था? तो केकय का राजा अश्वपति दार्शनिक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें विदेह का राजा जनक ब्राह्मणों की गोष्ठी में पराजित किए थे, या ब्राह्मणों को एक गोष्ठी पराजित किए थे, इसलिए उन्हें राजा के बंधु कहा गया और ब्रह्म ज्ञान के कारण उन्हें ब्राह्मण भी कहा गया। यह उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक का उल्लेख मिलता है। अब आता है कि राजा का उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक जो होता था किस यज्ञ से होता था? तो राजसु यज्ञ से राजा का राज्याभिषेक होता था। और इस राजसु यज्ञ में 17 प्रकार के जल लगते थे। उस समय राजा को 12 रत्नियों को के पास जाना होता था। 12 रत्न क्या होते थे? राजा के अधिकारी होते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो पूछेगा प्रश्न कि किस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। दूसरा प्रश्न आता है किस यज्ञ में रथ दौड़ होता है? इसमें राजा को सबसे आगे रखा जाता था। तो वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होता था। नेक्स्ट प्रश्न था उत्तर वैदिक काल में कर क्या क्या थे? तो कर को बलि, शुल्क या भाग, बलि, शुल्क या भाग कहा जाता था। यह 1/16वां था। उत्तर वैदिक काल में यह कर लिया जाने लगा, वसूला जाने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, कोई कर नहीं लिया जाता था। अब आता है इस काल में क्षत्रियों की स्थिति काफी मजबूत हुई। ब्राह्मणों पर श्रेष्ठता क्षत्रियों की स्थापित कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुई। फिर आता है कि समाज में इस समय स्त्रियों क्या स्थिति थी? तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। पूछता है कि किस ग्रंथ में किसमें पत्नियों को अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। अब आता है कि इस समय 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने आश्रम है? पूछे कितने आश्रम है हमारे हिंदुस्तान में? सनातनी में कितने हैं? तो 4 आश्रम हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, फिर गृहस्थ 50 वर्ष तक, फिर वानप्रस्थ 75 वर्ष तक और लास्ट संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम माना जाता है सर्वश्रेष्ठ। और क्योंकि इसी गृहस्थ आश्रम में ही तीनों ऋणों से मुक्ति का विधान है और धर्म अर्थ काम की प्राप्ति इसी गृहस्थ आश्रम में ही होती है। कहा जाता है गृहस्थ आश्रम ही तीनों आश्रमों का आश्रयदाता है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, इसमें उपनयन संस्कार अलग अलग वर्ण के लोगों को अलग अलग होता है। जैसे ब्राह्मण का 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है, बसंत ऋतु में होता है। क्षत्रिय का 11 वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में होता है और वैश्य का 12 वर्ष में शरद ऋतु में उपनयन संस्कार होता है। अब आता है कि 4 देश में उत्तर वैदिक काल में चारों क्षेत्र में, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में चारों तरफ अलग अलग नाम था। जैसे मध्य का राजा जो होता था उसे राजा कहा जाता था।
पूर्व का राजा को सम्राट कहते हैं, दक्षिण के राजा को भोज कहते हैं, उत्तर पश्चिम के राजा को स्वराट कहते हैं, उत्तर के राजा को विराट कहते हैं, और चारों दिशाओं के राजा को एक राट कहते हैं। और पहला एक राट की उपाधि धारण करने वाला महापद्मनंद है। धन्यवाद। इसे बार बार सुनिए, इसमें काफी ऑप्शनल प्रश्न आते हैं आज के नए नए प्रश्नों के रूप में।